नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आखिरी बड़ा पाव। 75 वर्षीय बुजुर्ग और 70 वर्षीय उनकी पत्नी एयरपोर्ट के बाहर की सीढ़ियां पर बैठे हुए एयरपोर्ट के अंदर ताक रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शायद उन्हें किसी का इंतजार था। पास बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी की हालत बहुत खराब लग रही थी। वह शायद देखने में बीमार भी थे। बुजुर्ग व्यक्ति कभी अपनी पत्नी को संभालते तो कभी भरी निगाहों से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ देखते। शायद उन्हें किसी व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार था। सुबह से लेकर शाम हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी वहीं पर बैठे बैठे किसी का इंतजार किया जा रहे थे। इधर जब शाम के 7:30 पर ऑफिस खत्म होने के बाद कबीर सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि कबीर को उसके दोस्त राजन का फोन आया था, जिसने कबीर को बड़ा पाव की शॉप के सामने रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, तुम रुकना, साथ में जाएंगे। कबीर और राजन दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। कबीर उन पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। वह जहां पर रुका था उसी से लगा हुआ एयरपोर्ट का गेट था। वहीं 75 वर्ष से बुजुर्ग आदमी आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, धोती और कुर्ता पहने कबीर के पास आए, क्योंकि वह लोहे के एंगल पर 3-4 फीट ऊंचाई पर बैठा था। इसलिए उन बुजुर्ग ने उसके घुटने को छुआ और बोला, बेटा, एक बड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा भूख लगी है। कबीर ने जब उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वह उसे रोजाना दिख रहा। अधिकारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने उसके पैरों को हाथ लगाया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। कबीर तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो यह लीजिए, 50 रुपए कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव खरीद दे दो, उतना ही बस है। मेरे लिए मेरी पत्नी बीमार है और उसको कुछ खिलाना बहुत जरूरी है। और बगल में ही खड़ी अपनी पत्नी की आंखों के आंसू पोंछने लगते हैं। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यही बैठिए। कहकर वह वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव अपनी पत्नी को खिलाने लगते हैं। कबीर की तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो बेटा, गिर जाओगे। कबीर उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर कबीर ने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, बगैर है, बगैर है। तब वह वृद्ध आंखों में आंसू लिए बोलते हैं, सुबह से बैठे हम किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर कब हमारा वह अपना आएगा, कब हमको ले जाएगा, और इतना बोलकर कर रोने लगते हैं। आखिर कौन है वह वृद्ध इंसान और कौन है वह जिनका वे इंतजार कर रहे हैं? आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से माता पिता का इकलौता बेटा था। उसने बचपन से ही मेहनत की और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। जब उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव विदेश से मिला। रामलाल जी और सावित्री जी को गर्व था कि उनका बेटा इतनी ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अदृश्य दर्द उनके दिलों में बस गया था। राजेश की विदेश यात्रा का मतलब था वह उनसे दूर चला जाएगा। हालांकि दोनों ने अपने दिलों पर पत्थर रखकर उसे विदेश जाने की अनुमति दी थी। विदेश जाते समय राजेश ने अपने माता पिता को यह वादा किया था कि वह उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहेगा और समय समय पर उन्हें मिलने भी आएगा। उन दिनों जब वह अपने माता पिता के साथ समय बिताता था, उस समय उसके चेहरे पर मुस्कान और माता पिता की आंखों में आंसू होते थे। खुशी के आंसू होते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है। राजेश के विदेश जाने के बाद पहले कुछ सालों तक वह नियमित रूप से अपने माता पिता से फोन पर बात करता था। हर हफ्ते एक बार कॉल करता और उन्हें अपनी दिनचर्या, काम और वहां की जिंदगी के बारे में बताता। उसके फोन कॉल रामलाल जी और सावित्री जी के लिए उम्मीद की किरण होते थे। वे अपने बेटे की आवाज सुनते और उसके भविष्य के सपनों में खो जाते। राजेश उन्हें बताता कि कैसे वह मेहनत कर रहा है,
कैसे उसकी कंपनी में उसे सराहा जा रहा है और कैसे एक दिन वह उन्हें अपने पास विदेश बुलाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश की फोन कॉल की संख्या कम होती गई। पहले वह हर हफ्ते कॉल करता था, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे यह सिलसिला और भी लंबा होता गया। साल बीत गए और अब रामलाल जी और सावित्री की हर दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करते थे। जब भी फोन की घंटी बजती, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती। लेकिन जैसे ही फोन कॉल किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले की होती, उनकी उम्मीदें टूट जाती। उन्होंने कई बार खुद राजेश को फोन करने की कोशिश की, लेकिन या तो वह व्यस्त होता या फिर कॉल उठाने का समय नहीं होता। सावित्री जी रोज मंदिर जाकर अपने बेटे की लंबी उम्र और खुशियों के लिए प्रार्थना करती थी, जबकि रामलाल जी अपने मन में बेटे से बात करने की तड़प को दबाए रखते। वह अपनी पत्नी को दिलासा देते कि उनका बेटा बहुत व्यस्त है, इसलिए समय नहीं निकल पाता। लेकिन हकीकत में रामलाल जी खुद भी अंदर से टूट चुके थे। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि राजेश से महीनों बात नहीं हो पाती थी। सावित्री जी कभी कभी बेटे की पुरानी तस्वीर देखकर अपने आंसू पोंछती और फिर उन्हीं यादों में खो जाती। रामलाल जी अपनी पत्नी को देखते और सोचते कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला, आज उन्हें भूल चुका है। सावित्री जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उन्हें अब सिर्फ बेटे की आवाज सुनने की उम्मीद बची थी। रामलाल जी अपने दोस्तों से कहते, बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत व्यस्त रहता है। पर उनकी आंखों में बेटे की कमी का दर्द साफ झलकता था। गांव के लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि रामलाल जी और सावित्री जी का बेटा विदेश में रहता है, लेकिन वह अपने माता पिता का हालचाल नहीं लेता। गांव में लोग उनसे सहानुभूति जताते, पर असलियत में उन्हें भी इस बात का दुख था कि राजेश अपने माता पिता को भूल चुका था। कई बार पड़ोसियों ने रामलाल जी और सावित्री जी को समझाया कि बच्चे विदेश जाकर अपने बेटे के साथ रहे, पर रामलाल जी का मानना था कि उनकी मिट्टी यही की है और वह अपनी धरती छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सावित्री जी भी चाहती थी कि उनका बेटा एक दिन खुद आए और उन्हें अपने साथ ले जाए। समय के साथ साथ रामलाल जी और सावित्री जी की उम्र बढ़ रही थी और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। सावित्री जी को अक्सर कमजोरी महसूस होती और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं। रामलाल जी भी अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे और उन्हें किसी भी हाल में खुश रखने की कोशिश करेंगे। फिर भी दोनों को एक ही बात की चिंता थी, उनके बाद उनका बेटा क्या करेगा, क्या वह उन्हें फिर कभी देखने आएगा। यह सोच सोचकर सावित्री जी की हालत और बिगड़ती गई। एक दिन रामलाल जी ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने बेटे से बात करेंगे। उन्होंने एक बार फिर राजेश को फोन किया और इस बार सौभाग्य से राजेश ने फोन उठाया। रामलाल जी की आवाज में एक आदर्श डर था, जिसे शायद राजेश ने महसूस नहीं किया। रामलाल जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, हमें तेरी बहुत याद आती है, एक बार आकर मिल जाए। राजेश ने जल्दी जल्दी जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आऊंगा, आप अपना ख्याल रखिए। यह कहकर उसने फोन रख दिया। वह फोन कॉल रामलाल जी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी जो अब टूट चुकी थी। लेकिन थोड़े दिन बाद सावित्री जी घर के आंगन में बैठी थी। तभी फोन की घंटी बजी तो सावित्री जी को एक उम्मीद की किरण जगी। तो उन्होंने भागकर फोन उठाया और जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, माँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। सावित्री जी का दिल खुशी से भर गया। तड़पती आवाज में बोली, बेटा तुम कैसे हो, इतने दिन हो गए, तूने हमें कोई खबर ही नहीं दी। राजेश ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माफ करना कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया, काम में बहुत व्यस्त था। पर अब मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, पिताजी को भी बुलाओ। सावित्री जी ने उत्सुकता से रामलाल जी को आवाज दी, सुनो जी जल्दी आओ, राजेश का फोन है। रामलाल जी दौड़ते हुए घर के अंदर आए और फोन का रिसीवर पकड़ा। राजेश बेटा तू कैसा है? रामलाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। राजेश की आवाज में उत्साह था। उसने कहा, पिताजी मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैंने छुट्टी ले ली है और अगले हफ्ते तक मैं घर पर पहुंच जाऊंगा।
हम बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। राजेश की यह बात सुनकर रामलाल जी और सावित्री की खुशी से झूम उठे। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशी के थे। रामलाल जी की आवाज में सिर्फ इतना ही निकला, बेटा, हम तेरा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। फोन रखने के बाद रामलाल जी और सावित्री की एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। सावित्री जी ने खुशी खुशी कहा, हमारा बेटा आ रहा है, इतने सालों बाद उसे देखने का मौका मिलेगा। रामलाल जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, पर अपनी पत्नी से बोले, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। रामलाल जी और सावित्री जी की खुशी इतनी बड़ी थी कि वह इसे अपने तक सीमित नहीं रख सके। रामलाल जी ने तुरंत अपने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें बताया, मेरा बेटा राजेश विदेश से आ रहा है, हम दोनों बहुत खुश हैं। गांव के लोग भी यह खबर सुनकर खुश हो गए। सभी रामलाल जी और सावित्री जी को बधाई देने लगे। गांव में ये बात फैल गई कि रामलाल जी का बेटा, जो कई सालों से विदेश में था, अब अपने माता पिता से मिलने आ रहा है। सावित्री जी ने तुरंत घर की सफाई करना शुरू कर दी, पर हर कोने को चमकाने लगी ताकि जब उनका बेटा घर आए तो सब कुछ सही लगे। दोनों लोग घर की तैयारी में जुट गए। वैसे तो रामलाल जी अपने गांव में प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, वहां पर गणित के अध्यापक थे। उनकी गणित विषय में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। सभी लोग बहुत आदर और सम्मान देते थे। लेकिन अब रामलाल जी बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए उनके पास अपने जो खेत थे, उनको ही उगाई पर उठा दिया करते थे। उसी से उनका अच्छे से खर्चा निकल जाया करता था। सावित्री जी ने राजेश के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाने की योजना बनाई और गांव के बाजार से ताजा फल और सब्जियां मंगवा। रामलाल जी ने अपने पुराने दोस्त से मिलकर अपने घर की मरम्मत करवाई ताकि राजेश के आने पर उसे किसी तरह की अस्मिता ना हो। अब हर दिन रामलाल जी और सावित्री जी के लिए खास था। अपने बेटे के इंतजार में हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते थे। जब भी किसी गाड़ी की आवाज आती, दोनों दरवाजे की ओर दौड़ लगते, यह सोचते हुए कि शायद राजेश आ गया हो। गांव के लोग भी इस खुशी में शामिल थे, पर हर रोज रामलाल जी से पूछते, भाई साहब, आपका बेटा कब आ रहा है? रामलाल जी गर्व से कहते, बस कुछ ही दिनों में, अब तो उसका इंतजार है। गांव के लोग रामलाल जी और सावित्री जी की खुशी देखकर बहुत खुश थे। वे सभी जानते थे कि रामलाल जी और सावित्री जी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की थी, और अब जब उनका बेटा विदेश से आ रहा था, ये उनके लिए किसी सपना के पूरा होने जैसा था। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी से कहते, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब देखना, तुम्हारा बेटा जब आएगा तो कितनी खुशियां लेकर आएगा। रामलाल जी और सावित्री जी का दिल गर्व और खुशी से भरा हुआ था। जब वह दिन आया जिसका रामलाल जी और सावित्री जी ने इतने वर्षों से इंतजार किया था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह सुबह ही दोनों अपने घर के आंगन में बैठकर राजेश के आने का इंतजार कर रहे थे। गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि सभी राजेश से मिलने के लिए उत्सुक थे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और उसमें से राजेश उतरा। राजेश को देखकर रामलाल जी और सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों बाद अपने बेटे को सामने देखकर उनकी सारी थकान और दर्द मानो पल भर में गायब हो गया हो। दोनों ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजेश ने भी अपने माता पिता को गले से लगाते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आखिरकार मैं आपके पास आ ही गया। सावित्री जी ने अपने बेटे के चेहरे को प्यार से छुए और कहा, बेटा, तू कितना बड़ा हो गया है, हमने तुझे बहुत याद किया। रामलाल जी की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, राजेश, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। अब बस तुझे देखकर ही हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ देर बाद जब सभी गांव वाले राजेश से मिल चुके थे और अपने अपने घर को लौट गए, तो रामलाल जी और सावित्री जी अपने बेटे के साथ बैठकर बातें की। खाने की मेज पर बैठते हुए सावित्री जी ने ध्यान दिया कि राजेश अकेला ही आया है। उन्होंने सोचा था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ लाएगा, लेकिन उन्हें न देखकर वह थोड़ा असमंजस में थी। रामलाल जी ने भी आखिरकार यह सवाल अपने मन में उठाया और धीरे से पूछा, बेटा, बहू और पोते को साथ क्यों नहीं लाया? हम तो उन्हें भी बहुत याद कर रहे थे।
उन्हें भी यहाँ लाना चाहिए था ताकि हम साथ समय बिता सके। राजेश थोड़ा सोचने लगा कि वह अपने माता पिता को क्या जवाब दे जानता था कि उसकी पत्नी और बच्चे इस समय किसी कारणवश भारत नहीं आ सकते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके माता पिता निराश हों। उसने धीरे से कहा, पिताजी माँ, असल में रीना और बच्चे भी आना चाहते थे, लेकिन उनके पास अभी कुछ जरूरी काम है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां नहीं थी। वह रीना का भी काम में बहुत दबाव है, लेकिन अगली बार हम सब मिलकर आएंगे। वादा करता हूँ। रामलाल जी और सावित्री जी थोड़े निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की बात समझने की कोशिश की। सावित्री जी ने कहा, ठीक है बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि अगली बार जब तुम आओगे तो उन्हें भी अपने साथ लेकर आओगे। हम उनका भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। राजेश ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, अगली बार जरूर। भले ही राजेश अकेला आया था, लेकिन रामलाल जी और सावित्री जी के लिए अपने बेटे के आने की सबसे बड़ी खुशी थी। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा अब उनके पास है और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात उन्होंने अपने बेटे के साथ ढेर सारी बातें की, पुरानी यादों को ताज़ा किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। रामलाल जी और सावित्री जी ने राजेश के साथ बीते हर पल का आनंद लिया, क्योंकि वह पल उनके लिए अनमोल थे। राजेश के आने के 10-12 दिन बीत चुके थे। इन दिनों में उसने अपने माता पिता के साथ हर पल बिताया, उनकी देखभाल की और उन्हें महसूस कराया कि वह उनकी कितनी परवाह करता है। राजेश ने अपने माता पिता को बताया कि विदेश में वह बहुत अच्छा काम रहा है और उसके पास एक सुंदर घर है जिसमें वह अपने माता पिता को ले जाकर आरामदायक जीवन देना चाहता है। एक दिन जब भी रात को खाना खाने के बाद आंगन में बैठे थे, तो राजेश ने धीरे से कहा, माँ, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको विदेश ले जाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप दोनों मेरे साथ विदेश में रहे। वहाँ आपके लिए सारी सुविधाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाकी जीवन का समय वहाँ शांति और आराम से बिताएं। आप यहाँ संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप आराम से जिए। रामलाल जी और सावित्री जी को अपने बेटे की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसकी ये बात सुनकर खुशी से झूम उठे। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें क्या चाहिए, बस तेरा प्यार और साथ। अगर तू हमें साथ ले जा रहा है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। रामलाल जी ने बेटे की बात पर सहमति जताई। हाँ बेटा, हम तैयार हैं। तेरे साथ विदेश में रहकर हमें खुशी होगी। जब राजेश ने अपने माता पिता से कहा कि वह विदेश जाने के लिए अपना सामान बांध ले, तो वे दोनों उत्साहित हो गए। उनका जीवन हमेशा से सरल और सीमित साधनों में मिलता था, इसलिए उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। सावित्री जी ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखना शुरू किया, जबकि रामलाल जी ने अपने पुराने दस्तावेजों, कुछ घरेलू कागजात समेटे। गांव के लोग भी यह खबर सुनकर आश्चर्यचकित थे कि रामलाल जी और सावित्री जी अब विदेश जा रहे हैं। गांव में इस तरह का माहौल बन गया था कि सभी लोग उनसे मिलने और विदाई देने के लिए आने लगे। गांव के लोग हमेशा से रामलाल जी और सावित्री जी के संघर्षों से परिचित थे, इसीलिए अब जब उन्हें उनके जीवन के इस नए अध्याय में खुशी मिल रही थी, तो सभी उनके लिए खुश थे। जैसे जैसे विदेश जाने का दिन नजदीक आ रहा था, राजेश ने एक दिन अपने माता पिता से एक महत्वपूर्ण बात की। उनके पास बैठा और गंभीर स्वर में कहा, माँ, पिताजी, आप जानते हैं कि अब हम सब विदेश में रहेंगे। वहाँ आपका सब कुछ होगा और आप किसी भी चीज की चिंता नहीं करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि यहाँ जो हमारा घर और जमीन है, उसे हम बेच दे। यहाँ रहकर उसकी देखभाल करना मुश्किल होगा और वैसे भी हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। जो भी पैसा मिलेगा, हम उसे हमारे भविष्य की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रामलाल जी और सावित्री जी ने इस पर गहरी सोच विचार कि उनके लिए यह घर और जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की यादें और संघर्ष का हिस्सा था। वह जगह थी जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था और जहां उनके बेटे की परवरिश हुई थी। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अब वह यहाँ रहकर इस जमीन और घर का उपयोग नहीं कर पाएंगे और विदेश में उनका बेटा उनके लिए एक नई जिंदगी तैयार कर चुका है।
सावित्री जी ने रामलाल जी की ओर देखा और बोली, सुनो जी, शायद बेटा सही कह रहा है। अब जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो इस घर और जमीन का क्या करेंगे? यहाँ की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। रामलाल जी ने भी कुछ पल सोचा और फिर से कहा, हाँ बेटा, सही कह रहा है। अगर यह जमीन और घर हमारे किसी काम के नहीं आएंगे तो इन्हें बेचना ही सही है। राजेश नहीं है सुनकर राहत महसूस की और उसके माता पिता उसकी बात से सहमत हो गए हैं। उसने उन्हें बताया कि वह खुद सभी कागजी कार्रवाई देखेगा और सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक से हो। रामलाल जी ने अपने पुराने संदूक से घर और जमीन के सारे कागजात निकाले और अपने बेटे के हाथों में दे दिए। यह उनके जीवन की एक बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे बिना किसी शक अपने बेटे के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। राजेश ने कागजात संभालते हुए कहा, पिताजी, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप निश्चित रहिए। जल्दी ही मैं सारे दस्तावेज पूरे करवा लूंगा और हम विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जब रामलाल जी और सावित्री जी के विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई थी, तो गांव में विदाई का माहौल बनने लगा। गांव के लोग एक एक करके उनके घर आकर उनसे विदा लेने लगे। गांव का हर व्यक्ति जानता था कि रामलाल जी और सावित्री जी ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, और अब जब उन्हें विदेश में एक बेहतर जीवन का मौका मिल रहा था, तो सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। सावित्री जी ने गांव के सभी लोगों से विदा ली और कहा, हमने यहाँ अपना सारा जीवन बिताया है। आप सबका साथ हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब हमारा बेटा हमें विदेश लिए जा रहा है, जहाँ हम आराम से रह सकेंगे। रामलाल जी ने भी अपने पुराने दोस्तों से मिलकर कहा, यहाँ की जमीन और घर हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, लेकिन अब नए जीवन की ओर बढ़ाना है। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ हो, यही हम चाहते हैं। विदेश जाने का दिन आ गया था। रामलाल जी और सावित्री जी ने अपने सीमित सामान को समेटा और अपने बेटे के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। राजेश ने उनके लिए हवाई टिकट और अन्य सभी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी थी। रामलाल जी और सावित्री जी अपने घर के दरवाजे पर आखिरी बार खड़े होकर उसे देख रहे थे, तो उनके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थी। यह वह जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुंदर और कठिन पल बिताए थे, लेकिन अब उनके सामने एक नया जीवन था, जहां उनका बेटा उनके साथ था और उनके लिए बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहा था। रामलाल जी और सावित्री जी अपने बेटे राजेश के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले। उनके दिल में खुशी और उत्साह का मिला-जुला भाव था। राजेश ने उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा था और उन्हें यकीन दिलाया था कि विदेश में उनका जीवन बहुत बेहतर होगा। जब एयरपोर्ट पहुंचे, तो राजेश ने अपने माता-पिता को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा। उसने कहा, पिताजी, माँ, आप यहीं बैठकर मैं चेक इन की प्रक्रिया पूरा करके आता हूँ। फिर हम फ्लाइट में बैठकर एक नई दुनिया की ओर चलेंगे। रामलाल जी और सावित्री जी ने खुशी-खुशी से वेटिंग रूम में बैठ गए। रामलाल जी और सावित्री की बैटिंग रूम में बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। शुरू में वह खुश थे और सोच रहे थे कि जल्दी में फ्लाइट में बैठकर अपने बेटे के साथ विदेशी जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वे थोड़ा चिंतित होने लगे। उन्हें लगने लगा कि राजेश को चेकिंग में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। सावित्री जी ने धीरे से कहा, सुनो जी, राजेश अभी तक नहीं आया है। क्या उसे कोई दिक्कत हो रही है? रामलाल जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं, शायद चेक इन में थोड़ा वक्त लग रहा होगा, वह आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे और समय बीतता गया, उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्हें बैठे बैठे 2-3 घंटे हो गए थे, लेकिन राजेश का कोई आता पता नहीं था। अब वे दोनों गंभीर रूप से चिंतित हो गए। रामलाल जी ने आखिरकार तय किया कि अब और इंतजार करना उचित नहीं है। उन्होंने सावित्री जी से कहा, मुझे लगता है कि हमें रिसेप्शन पर जाकर पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है। सावित्री जी ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़े। रिसेप्शन पर पहुंचकर रामलाल जी ने काउंटर क्लर्क से पूछा, बेटा, हमारा बेटा राजेश चेकिंग करने गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। हमें फ्लाइट में जाना था। क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कंप्यूटर में कुछ समय तक जानकारी की और फिर कहा कि सर, वह फ्लाइट तो 2.5 घंटे पहले ही उड़ान भर चुकी है। यह सुनते ही
रामलाल लाल जी और सावित्री जी के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास की झलक साफ दिखाई देने लगी। रामलाल जी ने तब कहा, यह कैसे हो सकता है, हम लोग को की टिकट इस फ्लाइट में थी और हमारा बेटा भी हमारे साथ था। रिसेप्शन वाले ने फिर से कंप्यूटर चेक किया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन आपके नाम से कोई टिकट बुक नहीं थी। हाँ, एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश है, वह जरूर उस फ्लाइट में गया है। यह सुनकर रामलाल जी और सावित्री जी की दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। सावित्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हमारा बेटा हमें साथ ले जाने वाला था, वह हमें कैसे छोड़ सकता है। रामलाल जी के दिल में भी गहरा आघात हुआ। वह यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। उनका बेटा उन्हें धोखा देकर विदेश चला गया था। रामलाल जी ने अपनी कांपती आवाज रिसेप्शन वाले से कहा, हमने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था, घर जमीन सब कुछ, और उसने हमें यहाँ छोड़ दिया। सावित्री जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रामलाल जी ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी इतनी बड़ी चोट झेल चुके थे कि उसके पैरों में ताकत नहीं रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उनका दिल दुख और विश्वासघात से भर गया था। सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस तरह धोखा दे सकता है। वह एकदम निराश हो गए थे। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी भी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत मदद के लिए एयरपोर्ट मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि सावित्री जी की हालत गंभीर हो चुकी थी। वह लगातार बेहोशी की हालत में थी और रामलाल जी पूरी तरह से टूट चुके थे। मेडिकल टीम आई और सावित्री जी को स्ट्रक्चर पर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी रही। रामलाल जी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमारा बेटा हमें यहाँ छोड़कर चला गया है। अब हमारे पास क्या बचा है। रामलाल जी और सावित्री जी को उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था, बल्कि उनके पास अब घर और जमीन भी नहीं बची थी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अपने बेटे के हाथों में सौंप दी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। रामलाल जी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हमने अपना सब कुछ उसे दे दिया था और उसने हमें यहाँ इस हालत में छोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास ना घर है और न ही जमीन और न ही कोई सहारा। जब रामलाल जी और सावित्री जी को कुछ होश आया, तो वह सोचने लगे कि अब वह कहाँ जाएंगे। रामलाल जी और सावित्री जी की जिंदगी का एक ऐसा दिन था जो शायद उनके जीवन का सबसे काला दिन बन गया था। अपने बेटे राजेश के धोखे के बाद भी हताश और निराशा की गहराइयों में डूबे हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे भी। अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनका बेटा, जी से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और अपना पूरा जीवन सौंप दिया था, उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर चला गया। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई पेड़ जिनकी जड़ उखाड़ दी गई हो और अब वह धूप में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया हो। रामलाल जी और सावित्री जी ने अपने बेटे राजेश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनका मानना था कि अगर उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, तो वह बड़ा आदमी बनेगा और उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उनका बेटा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, उन्हें धोखा देकर चला गया था। वृद्ध माता पिता को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना खून उन्हें इस हाल में छोड़कर चला गया है। इधर जब सुबह से शाम हो गई और शाम के 7:30 पर ऑफिस खत्म होने के बाद कबीर सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि कबीर को उसके दोस्त राजन का फोन आया था, जिसने कबीर को बड़ा पाव की शॉप के सामने रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, तुम रुकना, साथ में जाएंगे। कबीर और राजन दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल्स लगाए हुए थे। कबीर उन पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। वह जहां पर रुका था, उसी से लगा हुआ एयरपोर्ट का गेट था। 75 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल जी आंखों पर मोटे कांच के चश्मा और धोती और कुर्ता पहने
कबीर के पास आए, क्योंकि वह लोहे के एंगल पर 3-4 फीट ऊंचाई पर बैठा था। इसलिए उन बुजुर्ग रामलाल जी ने उनके घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक बड़ा पाँव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा भूख लगी है। कबीर ने जब उस बुजुर्ग रामलाल जी की तरफ देखा तो वह उसे रोजाना दिख रहे भिखारी में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने उसके पैरों को हाथ लगाया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। कबीर तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर रामलाल जी को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो आप ये लीजिए, 50 रुपए और कुछ खा लीजिए। रामलाल जी ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पावर लाकर दे दो। उतना ही बस बहुत है मेरे लिए। मेरी पत्नी बीमार है और उसको कुछ खिलाना बहुत जरूरी है। और बगल में ही खड़ी अपनी पत्नी की आंखों के आंसू पोंछने लगते हैं। ठीक है, मैं ला कर देता हूँ, आप यही बैठिए। वह बड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और रामलाल जी को खाने के लिए दिया। रामलाल जी ने नीचे बैठकर वड़ा पाव अपनी पत्नी को खिलाने लगते हैं। कबीर की तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो बेटा, गिर जाओगे। कबीर उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। कबीर ने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किसी से मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। तब सावित्री जी बोली, सुबह से बैठे हम किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की, कब मेरा बेटा आएगा और हमें विदेश ले जाएगा। सावित्री जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हमने उसे अपने जीवन का हर सुख दिया, हर वह चीज दी जिसकी उसे जरूरत थी। उसके बदले में उसने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया, बिना घर, बिना जमीन, बिना किसी सहारे के। अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये बोलकर वो चुप हो गई। तब कबीर ने पूछा कि आपके कोई रिश्तेदार या कोई परिवार तो होगा? ये पूछकर कबीर ने बूढ़ी अम्मा ने के पास देखा तो अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा पाँव उनके हाथ में था और वो एकदम सुन्न हो गई थी। जैसे ही कबीर ने उनको हिलाया तो अम्मा वहीं गिर गई और अम्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। वो इस क्रूर दुनिया को छोड़कर चली गई। उनको देखकर वृद्ध अंकल भी उनसे लिपट कर रोने लगे और रोते रोते पता नहीं कब इस दुनिया को छोड़कर वो भी अपनी पत्नी के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब दोनों वृद्ध हाथ में बड़ा पाँव लिए एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर लावारिस हालत में मरे पड़े थे। उनको अपने बेटे से मिले धोखा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको उठाया और पुलिस को बताया गया। पुलिस आई और उनका अंतिम संस्कार लावारिस हालत में नगर निगम द्वारा किया गया। बेटे के होते हुए भी नगर निगम ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान ऐसा बेटा देने से अच्छा है कि किसी को बेटा ही ना दे। अगर बेटे पैसे के लालच में अपने माँ बाप को मरने के लिए एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चला गया, भगवान अगर सच में होते हैं तो ऐसे बेटे के साथ उनके बेटा भी ऐसा करना चाहिए, तब उनको समझ आएगा। पर इस कलयुग में ऐसा नहीं होता है, तभी इनको इतनी हिम्मत मिलती है। ये बिना किसी डर के अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।